सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली बेटा आपके तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई एक बिजनेस है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा। आप बताओ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिजनेस ऑब्जेक्टिव बोलो या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। क्या मतलब होता है कि भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है आपको? कि गोल अचीव करना। अरे भाई गोल अचीव करना तो भाई मैनेजमेंट है, गोल अचीव करना है। अच्छा, मतलब आप गोल अचीव कर लोगे बिजनेस में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मेरे को इतनी यूनिट्स बनानी है तो मैं इतनी यूनिट्स बना लूं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अरे नहीं भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। क्या है? प्रॉफिट कमाना। भाई प्रॉफिट कमाओगे, धीरे धीरे सर्वाइव करोगे, तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट के साथ ही आ जाता है। और फिर आप ग्रोथ ऑब्जेक्टिव भी रखोगे, चलो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब ग्रोथ। आज 5 लाख कमाया, कल 10 लाख कमाएंगे, फिर 15 लाख कमाएंगे। आज हम 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, कल आप 25,000 की करना चाहोगे या 50,000 की? आप कहोगे 50,000 की। कौन जाना चाहेगा नीचे? कौन जाना चाहेगा नीचे? ठीक है, तो आओ भाई इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। अभी अभी मैंने बोला कि भैया ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट समझो, पहले इसको समझते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। बेटा आप किसी भी कंपनी में, आप कोई कंपनी खोलते हो, मेन मकसद है पैसा कमाना। कमाना, कमाना है मतलब प्रॉफिट आना है ना? आपको प्रॉफिट कमाना है। बोलो हाँ या ना भाई। आप क्या लेते हो? आप किसी भी कंपनी को खोल के रिस्क ले रहे हो सकता है काम चले, हो सकता है ना काम चले। बेटा आप जो अपनी एक्सपर्टीज, यानी कि जो आप पढ़ के आए हो, एमबीए में पढ़ के हो सकता है आए हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, एंथ्रोपोलॉजी समझ के आए हो, सोशियोलॉजी समझ के आए हो, साइकोलॉजी समझ के आए हो। बेटा मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, इन्हीं सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ हमने चीजें ले रखी हैं। तो आप उस हिसाब से रिस्क लेना चाहते हो, और आपको पता है कि भाई अगर मैंने ये रिस्क लिया, आप पढ़े लिखे बंदे हो, आप सोच रहे हो अगर मैं ये रिस्क लूंगा या लूंगी तो मैं क्या कमा पाऊंगी? मैं भाई प्रॉफिट तो कमा पाऊंगी, मेरा प्रॉफिट तो मैं कमा ही पाऊंगी। तो बोला जाता है कि भाई प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। कि भाई अगर आप रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रुक जाओ मैं लिख दूं पहले से। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, यानी कि अगर बेटा आप रिस्क ले रहे हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से ले रहे हो, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में पढ़ रहे हो तो भाई आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होगी, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, आपने फाइनेंस पढ़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आपने बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी। तो भाई आप उस हिसाब से रिस्क ले रहे हो, और रिस्क का रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? क्या होगा? सॉरी, रिस्क का रिवॉर्ड क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और मैनेजमेंट की बात कर रही हो तो भाई मल्टी डिसिप्लिन तो आपने की पढ़ा होगा, है ना। सो मैनेजमेंट में अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो भाई एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क? तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, और जिसका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो पढ़ ही रहे हो आप, ठीक है। अब भाई जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाओगे, क्या बोला? जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या कह सकते हैं हम कि भाई आप सर्वाइव तो कर ही रहे हो, ठीक है। लेकिन भाई आज आपने 5 लाख इस साल में प्रॉफिट कमाया, तो बेटा आप आगे 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट कमाना चाहोगे या 1 लाख प्रॉफिट कमाना चाहोगे, या आप 7 लाख प्रॉफिट कमाना चाहोगे? आप बोलोगे भाई हम 7 लाख प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, या उससे भी ऊपर कमाना चाहेंगे, यानी कि आप ग्रो करना चाहोगे, है ना। आप आपने आज 5 लाख कमाया तो आप कहोगे कल मैं 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, धीरे धीरे 1 करोड़ कमाऊंगा। तो बेटा जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे ही ये जो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है वो और स्ट्रांग बनता चलेगा। अब बेटा इसे पर्सनली हम थोड़ा ले लेते हैं। मान के चलो आप कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, आप अपनी नॉलेज से लगा रहे हो कि बेटा मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, भाई मेरा एग्जाम ये क्लियर हो जाएगा, तो आप रिस्क ले रहे हो सकता है उसका रिवॉर्ड क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए तो आपका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, आप सर्वाइव कर पाओगे। आप कहोगे आज मेरी नौकरी गवर्नमेंट जॉब 30,000 की लग गई, अब मैं ना और आगे बढ़ता हूँ, मैं और आगे बढ़ती हूँ और मैं 70,000 वाली जॉब ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, है ना। तो आप क्या करोगे? आप अगर आपको फिर आप रिस्क लोगे कि मैं ये वाला एग्जाम दे दूं, हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव और भी स्ट्रांग बन जाएगा क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो पैसा ही पैसा अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, चलो भाई मेन तो भाई ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका बिजनेस स्टडीज है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। जो ओनर है वही बिजनेस नहीं चला पाएगा, यहाँ पर लोग भी काम करेंगे। अब भाई लोगों को छोड़ ना जाए,
है ना, क्योंकि बेटा क्या होता है, मैंने बता रखा है कि भाई अगर लोग छोड़ जाएंगे तो फिर मैं एचआर से बोलूँगी भाई एचआर आज मैं ना इस एम्प्लॉय को है ना 50,000 रुपये दे रही हूँ, है ना, वहाँ पर किसी और कंपनी में इसे 70,000 मिल रहे हैं, लेकिन भाई हम 70,000 नहीं दे सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, या तो 70,000 दें, फिर मैं ये देखूंगी कि भाई मैंने एचआर से बोला आप नया रिक्रूट करो, लेकिन भाई 2 महीने तक हम अनुमान लगाया कि भाई कोई नहीं आ पाएगा, और 2 महीने में मेरे को ये समझ में आया कि 2 महीने में 1 लाख रुपये मतलब 50 रुपये पहले महीने के, दूसरे महीने के 1 लाख रुपये मुझे देने होंगे, 2 महीने तक मैं कोई भी रिक्रूट नहीं कर पाऊंगी। तो एक काम करते थे, इन्हें भाई साहब को 1 महीने तक रख लेते हैं, है ना, 1 महीने तक रख लेते हैं, ये चलो 70,000 दे ही देते हैं, क्योंकि भाई 2 महीने में मेरा जो 1 लाख की लागत लग रही है ना इस बंदे में, है ना, तो वो क्या होगा, 1 लाख की लागत लग रही है, इससे मैं 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो भाई ये मेरा 5 लाख लॉस में चला जाएगा, इससे बढ़िया मैं 70,000 क्यों ना दे दूँ। ठीक है, अब कंपनी के पास अगर नहीं दे पाती तो फिर छोड़ना पड़ता है ना, फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं, फिर हम एक टर्म होता है नोटिस पीरियड, क्या होता है नोटिस पीरियड। आपके बड़े भाई बहन काम करते होंगे ना, जब वो स्विच करते होंगे एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते होंगे, तब वो ये चीज़ समझ रहे होंगे, तब वो लोग समझ रहे होंगे एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। नोटिस पीरियड का मतलब ये है कि भाई आप अचानक कंपनी को नहीं छोड़ सकते, आपको कम से कम 15 दिन, वो कंपनी डिसाइड करती है 15 दिन यहाँ सर्व करना पड़ेगा, ताकि हम इस 15 दिन में आपकी जगह कोई और हम लेकर आ सकें। ठीक है, तो भाई इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि भाई अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का, इनका भी ध्यान रखना है। फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म्ड। फेयर का मतलब क्या होता है, भाई जो काम कर रहे हो, है ना, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए, है ना, जो काम कर रहे हो, जिस पोस्ट पे आप हो, आप मान के चलो आप मैनेजर की पोस्ट पे हो, है ना, आपको मान के चलो 70,000 रुपये मिलने चाहिए, हम आपको 20,000 रुपये ही पकड़ा रहे हैं, तो भाई क्या करेगा मैनेजर, भाग जाएगा। इन मोर प्रिसाइजली वर्ड, मैनेजर क्या करेगा, छोड़ जाएगा कंपनी को, 1-2 महीने काम करेगा, हो सकता है 10 दिन काम करे, छोड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम ही को लॉस होगा। इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मतलब एक जैसी, बेटा पहले ऐसा हुआ करता था, मेंस होते थे और वुमेन्स होते थे, तो वुमेन्स को कम पैसे दिए जाते थे उसी काम के, और उसी काम के मेन को ज़्यादा दिए जाते थे। और भाई वुमेन्स में भी एक बाइफर्केशन थी, पता नहीं कैसे ही काम करती थी पहले की दुनिया। जो अनमेरिड वुमेन्स हैं, है ना, अनमेरिड, और बेटा जो मैरिड है, और मैरिड में भी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है स्पेसिफिकली, तो क्या होता था, अनमेरिड वुमेन्स को मान के चलो एक कोई काम करा, ठीक है ना, इसके 500 रुपये बनते हैं, एक बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, 500 रुपये बनते हैं, तो अनमेरिड को 500 रुपये दे दिए और मैरिड को 200 रुपये दे दिए, मैरिड एंड प्लस प्रेग्नेंट, क्यों दे दिए बताओ, एक जैसा काम कर रहे हो तो इनको कम क्यों दे दिए। पता नहीं पहले की सोसाइटी कैसे ही काम करती थी यार, है ना। तो फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म, कॉन्जीनियल वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब सही सही काम की कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई अगर आपको 5 to 9 जॉब है, 9 to 5 जॉब है, हाँ जी 5 to 9 क्यों बोल रही हूँ मैं, 9 to 5 जॉब है तो 9 to 5 कराओ यार, क्यों 10-10 रात बजे कॉल कर रहे हो उनको कि भाई आप काम करो, आप काम करो, आप काम करो, तो वो तो कंपनी छोड़ के चला जाएगा ना, और बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कॉन्जीनियल वर्किंग कंडीशंस, भाई आप रिस्पेक्टफुली बात करो, आप रिस्पेक्टफुली बात करो, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखो, तू तड़ाक मत बात करो, आपकी जो लोअर लेवल से उनसे भी तमीज से बात करो। ठीक है बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो बिजनेस ओनर है, ठीक है ना, कभी भी ऐसे मत समझना, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग की मेंटेलिटी होती है, लेकिन समझना एक चीज़, ये बिजनेस इस बंदे का है, ठीक है ना, ये बिजनेस इस बंदे का है, ठीक है, ये बिजनेस इस बंदे का है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। यहाँ कौन काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। ठीक है, अब भाई एक बात ध्यान रखना बेटा, ये ओनर बिजनेस चला क्यों पा रहा है, अपनी मेहनत की वजह से चला पा रहा है और इन एम्प्लॉयज़ की वजह से चला पा रहा है। तो कभी भी ये मत समझना कि आप लोअर लेवल पे हो, ठीक है ना, कभी भी ये मत समझना, अपने आप को कम नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना, क्योंकि भाई अगर एक एम्प्लॉय छोड़ गया ना तो इनके प्रॉफिट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन दूसरे वे में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ले रखे हैं। और भाई अगर आप ही ये एम्प्लॉयज़ ही नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, है ना, अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हो सकता है इसके पास पावर आपको ही निकाल दे। ठीक है, अब भाई अगर ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप खुद ही छोड़ के चले जाओगे, इनका लॉस हो जाएगा। देखा हमने अभी, ये सुनो, चलिए, रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब्स में दिखाई देता है ये जॉब सिक्योरिटी की, बेटा एक बार जॉब देख ली क्या मिल गई तो जॉब सिक्योरिटी, लाइफ टाइम आपसे कोई नहीं ले सकता। रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी, रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी अगर प्राइवेट सेक्टर में हो, बेटा आज आपको मान के चलो रिक्रूट कर लिया गया, अब ऐसा नहीं है आपको 4 दिन काम कराया फिर आपको हटा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी कंपनी में आपको काम ही नहीं करना, क्योंकि ये कंपनी अच्छी नहीं है।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, चलो बेटा जैसे कि मान के चलो मैंने किसी एक टीचर को रिक्रूट करा, लेकिन भाई रिक्रूट तो कर लिया, लेकिन उनको ना वाइट बोर्ड पे पढ़ाना आता है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना नहीं आता। तो स्मार्ट बोर्ड पे मतलब पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होने के लिए 4-5 दिन लगेंगे। उनको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ेंगी कि भाई यहाँ से आप इस पेन को इस तरीके से ऑपरेट करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करानी है उनकी, ठीक है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहती है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, अब भाई कोई आज मैनेजर की लेवल पे, तो भाई वो जिंदगी भर मैनेजर की लेवल पे ही रहेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, है ना। मान के चलो कोई बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, तो भाई जिंदगी भर वो असिस्टेंट मैनेजर बढ़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर ही रहेगा, नहीं वो मैनेजर बनेगा, फिर और ऊपर बढ़ेगा, फिर और ऊपर बढ़ेगा। जैसे कोई आज जूनियर टीचर है, तो जिंदगी भर वो क्या जूनियर टीचर रहेगा, नहीं प्रमोशन होने चाहिए कंपनीज में, उससे सीनियर मैनेजर भी बनाना है ना, उन्हें सीनियर मैनेजर बनाना है, सॉरी सीनियर टीचर बनाना है, ठीक है। अब भाई कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसे अलग से रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या कीजिए, ओके ये समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। रिकॉग्निशन फॉर गुड वर्क, किसी ने अच्छा काम किया है तो सबके सामने उसे बताओ कि भाई आपने अच्छा काम किया है, तो इससे उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और लोग आपकी कंपनी में रहना चाहेंगे। तो उन लोगों को समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर अगर अच्छा काम करो ना तो तालियां बजती हैं, है ना, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। प्रिजर्विंग सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, तो एथिकल वैल्यूज़ मोरल तरीके से आप काम कीजिए। मोरल मतलब किसी से बदतमीजी भरी भाषा में मत बात कीजिए, है ना, जो आपके संस्कार बोलते हैं ना वो होने चाहिए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, भाई कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव को तो ध्यान रख लिया कि भाई हमें गोल अचीव करना है, इन लोगों के बारे में भी ध्यान रख लिया, लेकिन बेटा सोसाइटी के बारे में क्या, ये सब काम तो कर रहे हैं ना यहीं के लिए। अब भाई ये बिजनेस क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल अगर इसे चाहिए, मान के चलो इसको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो बेटा काफ़ी आपको पता है रॉ मटेरियल्स ज़मीन के नीचे होते हैं, तो आपने सोसाइटी के कुछ मटेरियल्स लिए अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, तो बेटा सोसाइटी को वापस भी तो करने पड़ेंगे। क्या दोगे आप, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, अच्छे प्राइस में, मतलब फेयर प्राइस पे, सही प्राइस पे, ज़्यादा ना चार्ज करो आप, ठीक है। अब भाई आपका बिजनेस है, ठीक है, अब आपको माल पहुंचाना है, अपना सामान पहुंचाना है, अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, है ना, आपको बहुत बड़ा बिजनेस है। तो यहाँ पर कुछ डीलर्स आएंगे, आप परचूनी की दुकान में यहाँ पर कुछ पहुंचा दिया, है ना, तो सप्लायर्स, डीलर्स और कॉम्पिटिटर्स के साथ भी अच्छे तरीके से डील करो। यहाँ पर लिखा है, ये तो समझ में आता है कि सप्लायर और डीलर्स के साथ हम फेयर डीलिंग करेंगे, सही पैसे का डीलिंग करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के साथ भाई कैसे डील करा जाएगा, फेयर डीलिंग विद कॉम्पिटिटर्स। अब भाई ये क्या सीन है, फेयर डीलिंग विद कॉम्पिटिटर्स नहीं समझ में आया। मान के चलो आज जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कोई और भी इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हो, या हो सकता है आज मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, दूसरी कंपनी भी वही प्रोडक्ट बना रही हो। तो भाई अगर आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरी ही वीडियो रिकॉर्ड करके किसी और ने डाल दी, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, है ना। तो फेयर डीलिंग होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस। अब भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो भाई जब टैक्स की डेट आती है ना टैक्स फाइल करने की, भाई उस समय टैक्स फाइल करो, टैक्स समय पे दो। एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज पीपल, अब आपको पता है रिजर्वेशन है ना, PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, तो टू ब्रिंग ऑन दी एक ही लेवल, है ना, वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर जो अपर हाई क्लास लोग हो जाते हैं ना, इनको बहुत बुरी तरीके से दबा देते हैं। लेकिन जब लोगों को समझाया जाता है, ऐसे डिसएडवांटेज पीपल्स को ध्यान दिया जाता है, इंप्रूवमेंट दी जाती है, तो वो लोग भी अपना घर परिवार चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप ये देखिएगा फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज निकलती रहती हैं, क्योंकि हम इनको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, ये सुनो, तो ये वाली बात हो जाती है, ठीक है, ताकि ये हार्म ना हो। पहले ज़मींदारी सिस्टम चला करता था फार्मर्स के साथ, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ रहे हैं ज़मींदार से पैसे क्यों लेने, बैंक से ही पैसे ले लो। ज़मींदार से आपकी सारी सब कुछ ले जाएगा, लेकिन बैंक्स में आप लोगे तो आपको अच्छा जीरो खाता खुलने लगा है, जीरो पेमेंट अकाउंट, है ना, कि आप अपना खाता खोल सकते हो जीरो अकाउंट के साथ, कि भाई कुछ ना कुछ पैसे तो तुम डालोगे ही, कुछ ना कुछ तो तुम सेव कर ही पाओगे। अच्छा, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट बैलेंस, सोसाइटी के लिए इन्वायरमेंट बैलेंस, भाई आपकी कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, भाई धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, पॉल्यूशन आप क्रिएट करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है ना। आप उसको देखो बेटा कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वरना फिर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट तुम्हें रिड्यूस कराएगी। चलो, प्रिजर्विंग सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, तो वही भाई अच्छी तरह काम करो, लोगों से तमीज़ से बात करो, सोशली जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें अपनाओ, और क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द नेशन। ऑब्वियसली आप ज़्यादा कमाओगे तो आपकी नेशन की GDP बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो नेशन को आप कंट्रीब्यूट करो, है ना, तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना पड़ता है, और सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बेटा अपनी सोसाइटी को प्रोडक्ट्स ढंग से नहीं पहुँचाए तो आपके वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, आप लॉस में चलेगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ को भाई आपने ढंग से ट्रीट नहीं करा तो एम्प्लॉयज़ छोड़ जाएंगे, काम कौन करेगा फिर, भाई तुम ही रह गए, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली अपने भी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर्सनल जिंदगी में देखें तो भाई आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जॉब या जो भी करना चाह रहे हैं बिजनेस वो करना है। इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव, भाई वर्क लाइफ बैलेंस होना है, काम भी अच्छा हो, पैसे भी हो, लाइफ भी अच्छी हो, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो वो वाला बैलेंस। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अब भाई सोसाइटी में भी स्टेटस चाहिए, सोसाइटी में भी स्टेटस चाहिए अपन का। फैमिली में तो चलो फैमिली ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, मेरे खुद में सेट भी हो गया या हो गई, अब मेरे सोसाइटी में भी मुझे इज्जत चाहिए।
तो ये उस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। समझना आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन हम पर्सनली इसको इसलिए लेकर जा रहे हैं जिससे कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाओ। सो अपन ने यहाँ पर कर लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो बी कनेक्टेड विद द चैनल मिस डिकोड एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।